नेता प्रतिपक्ष जी तो पिछले 3 महीनों से केवल वोट चोरी, एसआईआर, जो कि चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, उसी तक अपने आप को सीमित रखने का काम करते हैं कि हमें सुधारने वाले बड़े बड़े सुधर गए लेकिन हम नहीं सुधरे। कि उन्होंने 20 वर्षों के एनडीए के शासन का कोई भी मुद्दा बिहार में नहीं उठाया। बिहार गए, खाली वोट चोरी, एसआईआर करते रह गए। और अगर आप 2,70,00,000 नौकरी दे देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिहार की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, सारे उद्योग बंद हो जाएंगे, सारी परिवहन बंद हो जाएंगे, क्योंकि हर घर में अगर सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो किसी को काम करने की क्या जरूरत है। तो इस तरह का बकवास केवल और केवल कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन ही कर सकता है। और आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह कभी बैंकॉक घूमते हैं, कभी कोलंबिया घूमते हैं, कभी कंबोडिया घूमते हैं, और आप सोचते हो कि आप भाजपा से चुनाव जीत जाओगे, तो यह आपकी गलतफहमी है। अध्यक्ष जी, आपने बहुत धैर्य से सुना। डॉक्टर संजय जायसवाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस चुनाव सुधार पर बोलने का मौका मुझे दिया। संविधान की धारा 326 भारत के प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करती है कि वह बिना किसी भय और लालच के अपना मतदान कर सके और सही व्यक्ति को चुन सके। चुनाव सुधार का मुख्य उद्देश्य भी वही है, लेकिन चाहे वह माननीय मनीष तिवारी जी हो या नेता प्रतिपक्ष हो, सभी आज भी एसआईआर की बात कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष जी तो पिछले 3 महीनों से केवल वोट चोरी, एसआईआर, जो कि चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, उसी तक अपने आप को सीमित रखने का काम करते हैं। जिस मुद्दे पर बिहार में चुनाव में इतनी बड़ी हार मिली, उसके बाद भी विपक्ष समझने को तैयार नहीं है। इन लोगों की स्थिति देख करके मुझे एक शोले फिल्म का डायलॉग याद आता है कि असरानी ने कहा था कि हमें सुधारने वाले बड़े बड़े सुधर गए लेकिन हम नहीं सुधरे। तो ये कभी सुधरने वाले नहीं है। ये सारा दोष ईवीएम को देंगे, एसआईआर को देंगे, अपने अंदर नहीं झांकेंगे, और हमारे लिए यह बहुत अच्छी स्थिति है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बिहार के सभी कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी मेहनत के बदौलत आज बिहार में इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है, और उसके लिए मैं सबका आभार भी व्यक्त करता हूं। वैसे मैं नेता प्रतिपक्ष का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 20 वर्षों के एनडीए के शासन का कोई भी मुद्दा बिहार में नहीं उठाया। बिहार गए, खाली वोट चोरी, एसआईआर करते रह गए। 20 वर्ष के शासन में बहुत सारी बातें हो सकती थी जिनका मुद्दा उठाया जाए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जी ने इस तरह का कोई मुद्दा नहीं उठाया, केवल एसआईआर करते रह गए। पूरे बिहार की जनता कंफ्यूज थी कि आखिर वोट चोरी हुआ किसका है, क्योंकि बिहार के किसी जनता को पता ही नहीं था कि उसका वोट चोरी हो रहा। सभी ने फॉर्म भरा। 83% हमारे नागरिकों ने स्वयं एसआईआर का फॉर्म भरा है, और लोकतंत्र की इससे बड़ी जीत का उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता। 99.8% घरों में बीएलओ उनके घर गए और उनके घर में बैठ करके एक एक घर का सर्वे करके फॉर्म भराने का काम किया। विभिन्न राजनीतिक दल जिनमें कांग्रेस के भी कार्यकर्ता शामिल थे, वैसे 1.5 लाख बीएलओ की मदद कर रहे थे। एक एक जगह पर एसआईआर का काम हो रहा था, लेकिन चूंकि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा तो है नहीं, इसीलिए इतने सारे कार्यकर्ता बीएलए बना के भेजे और कहते हैं कि नहीं वोट चोरी हो गया। और 20 दिन पूरा बिहार घुमा गया, 20 दिन बिहार का पर्यटन का लुत्फ उठाया गया, और जब चुनाव की घोषणा हुई तो माननीय नेता प्रतिपक्ष विदेश चले गए। यही इनकी सिंसियरिटी है, और इसके लिए हम उनको धन्यवाद भी देते हैं, क्योंकि अब वो अगर बिहार में पर्यटन करने जाएंगे तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक एक बोलेरो गाड़ी में हट जाएंगे। उससे ज्यादा उनको लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी काम करने के लिए और कहीं पर घूमने जाने के लिए। इतनी ही इनकी हैसियत बिहार में रह गई है। और अगर वोट चोरी कांग्रेस को समझना है तो सबसे पहले वोट चोरी कहां हुई थी अध्यक्ष सभापति महोदय? सबसे पहली वोट चोरी 1947 में हुई थी, जब पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी सरदार पटेल जी के साथ थी और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया। इससे बड़ा वोट चोरी का उदाहरण कहीं कुछ भी नहीं है। वोट चोरी 1975 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके जनता के सारे अधिकारों को छीनने का काम किया था।
वोट चोरी 1987 में जम्मू कश्मीर में हुई थी, जब राजीव और फारूक समझौता हुआ और जबरदस्ती सारे बूथों को कैप्चर किया गया। जो लोग चुनाव लड़ रहे थे विरोधी दल, उनको भगा दिया गया। और उसके बाद कश्मीर ने 1987 के बाद उग्रवाद का ऐसा भयावह दौर देखा जो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के वोट चोरी का नतीजा था। वोट चोरी 1991 में भी हुआ था सभापति जी, जब एक सांसद की बहुत दुखद मृत्यु होती है। राजीव गांधी जी की दुखद हत्या हुई, लेकिन अगर किसी उम्मीदवार की मृत्यु होती है तो केवल वहां का चुनाव कैंसिल होता है। पहली बार हम लोगों ने चुनाव आयोग को वोट चोरी करते देखा कि राजीव गांधी जी की हत्या के बाद पूरे देश का चुनाव कैंसिल कर दिया गया और 21 दिन अस्थियों को लेकर घुमाया गया, तब चुनाव किया गया। मणिकम टैगोर वोट चोरी इसको कहते हैं। बिहार में वोट बूथ कैप्चरिंग की शुरुआत किसे किया? सबसे पहले बूथ कैप्चरिंग का शुरुआत 1957 में बिहार में बेगूसराय में कांग्रेस ने किया। 1985 में जिस बैलेट के वोट की आज बात कर रहे हैं कि ईवीएम गलत है, बैलेट सही है, उसका मैं बता रहा हूं सभापति जी। 1985 में बिहार के चुनाव में 63 हत्याएं हुई इलेक्शन के दौरान। 1990 में 87 हत्याएं हुई चुनाव के दौरान। और एक इस साल का भी चुनाव हुआ है कि हत्याएं और वायलेंस हो जाने दीजिए, एक भी बूथ पर रिपोल नहीं हुआ। और यही चुनाव आयोग की सबसे बड़ी सफलता है और मैं उसको धन्यवाद देता हूं। परंतु मनीष जी ने इसके लिए एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया कि बिहार में इतना पीसफुल इलेक्शन पहली बार हो गया। नहीं तो इसके पहले भी चुनाव आयोग ने 1995 में बिहार में पीसफुल इलेक्शन का प्रयास किया था टीएन शेषन जी के नेतृत्व में। तो यही कांग्रेस पार्टी ने उस समय अध्यादेश लाकर 2 चुनाव आयुक्त और बना के टीएन शेषन के अधिकार कम करके वोट चोरी और बूथ कैप्चरिंग की खुली छूट कांग्रेस पार्टी ने दिया था। आज जब 12 राज्यों में 51 करोड़ नागरिकों का एसआईआर के द्वारा वोटर पुनर्निरीक्षण हो रहा है, तो इंडी गठबंधन को दिक्कत क्या है? उसका दिक्कत मैं बताता हूं। बिहार में जब एसआईआर हुआ है तो 35 लाख लोग ऐसे मिले जिन्होंने फॉर्म 6 भरा ही नहीं। हो सकता है बिहार से बाहर भी गए हों, पर यह भी हो सकता है कि वो लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या हो जो डर के मारे फॉर्म 6 नहीं भरा। और यही चीज जो है वह हमारे कांग्रेस के साथियों को बहुत पीड़ा देता है कि अगर बिहार में फॉर्म 6 नहीं भरने वाले 35 लाख लोग हैं तो ये बंगाल में कितने होंगे? इसी वोट पॉलिटिक्स के लिए ये चिंतित हैं। सभापति जी, इस देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बुद्ध हो, सभी का यह देश है। परंतु यह देश बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का हरगिज नहीं है। और इसलिए हम एसआईआर के बाद भी जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उनको हम जरूर निश्चित तौर पर निकाल के बाहर करेंगे। हमारे बिहार का चुनाव हुआ, विरोधी दलों ने केवल एक ही मुद्दा उठाया, वोट चोरी और एसआईआर। और आज भी देख रहे हैं कि बंगाल से लेकर सभी जगह एसआईआर की चर्चा हो रही है। लेकिन बंगाल के चुनाव में हम घुसपैठियों की चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन उसके साथ तृणमूल के कुशासन की भी हम चर्चा करेंगे। हम बंगाल में बहुसंख्यक समाज पर होने वाले अत्याचार की भी चर्चा करेंगे। हम जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कहा था 2026 में वही बंगाल में होने जा रहा है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और बंगाल में इस बार कमल खिलेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता है। क्योंकि बिहार तो हमारा हो गया, अब बंगाल की बारी है। यूपी में आप हो ही नहीं, कहीं चिंता मत करो, यूपी में तो आपका पता भी नहीं चलेगा। सभापति महोदय, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा में अनुच्छेद 324 पर चर्चा करते हुए कहा था, आई कोट, द हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन बिगिंस विथ ए क्लीन इलेक्टोरल रोल। तो आज जब अगर क्लीन इलेक्टोरल रोल होगा तो क्या दिक्कत है? आज जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो क्या दिक्कत है? आज जब बंगाल में अगले साल बहुसंख्यक समाज पर होने वाले अत्याचार का अंत होगा तो इन्हें दिक्कत हो रही है। आज जब बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को शरण देके जबरदस्ती इलेक्टोरल रोल में नाम देने वालों को हम समाप्त करने की बात कर रहे हैं, तब विपक्षी दलों को दिक्कत हो रही है। और सभापति जी, कांग्रेस के तो गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है वोट चोरी को लेकर कि मैं बोलते रह जाऊंगा,
पर वो खत्म नहीं होगा। लेकिन आज चुनाव सुधार की बात है। अभी मनीष तिवारी जी बोल रहे थे कैश ट्रांसफर पहले से क्यों हुआ, अच्छी बात है, लेकिन सभापति जी सबसे जरूरी जो सुधार की जरूरत है वह है कि इस देश में फ्री फॉल बजटिंग बंद होनी चाहिए। और कितना बजट है बिहार सरकार का, किसी भी राज्य सरकार का पता नहीं, और हम वादा किए जा रहे हैं। आज मनीष तिवारी जी 10,000 रुपए की बात कर रहे थे, लेकिन मनीष तिवारी जी अगर यह भी बताए होते कि किस नियम के तहत माननीय नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी जी ने बिहार में कहा था कि हम हर घर को नौकरी देंगे, इसके पैसे कहां से आएंगे, तो हमारा ज्ञान में वृद्धि होती। बहुत प्रकांड विद्वान है। इन्होंने बिहार के चुनाव में वादा किया था 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, और ये हर जगह बोर्ड लगा था राहुल तेजस्वी आएंगे, हर घर में सरकारी नौकरी लाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि इनके दावों को बिहार की जनता बहुत अच्छे से समझती है, और यही कारण है कि बिहार की जनता ने 2,70,00,000 पर भरोसा नहीं किया, परंतु मोदी के गारंटी में भरोसा किया। यह सबको बताना चाहिए कि आप बोले थे 2,70,00,000 लाएंगे, कहां से 15 लाख करोड़, तो केवल इसी की जरूरत है। 3.5 लाख के बिहार के बजट में आप इसकी चर्चा भी नहीं करते हैं। और अगर आप 2,70,00,000 नौकरी दे देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिहार की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, सारे उद्योग बंद हो जाएंगे, सारी परिवहन बंद हो जाएंगे, क्योंकि हर घर में अगर सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो किसी को काम करने की क्या जरूरत है। तो इस तरह का बकवास केवल और केवल कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन ही कर सकता है, जबकि हम लोग कोई लोक लुभावन वादा नहीं करते, हम बिल्कुल जमीन पर काम करते हैं। ये लोग एक तरह से आर्थिक आतंकवाद का काम करते हैं। उसी प्रकार से 2019 में केंद्र की भी बात कर ले, इन्होंने 2019 में न्याय की घोषणा की थी कि हम 5 करोड़ लोगों को 72,000 रुपए देंगे। बताना चाहिए था कहां से देंगे। इस बजट का क्या कुछ भी बोल देना है, कोई इससे मतलब नहीं है कि हम को क्या बोल रहे हैं। ये सब लोक लुभावन नारे नहीं है माननीय सभापति महोदय, बल्कि यह क्रूरता है, यह एक तरह से युवाओं के साथ आर्थिक छल है। और इसीलिए बजटिंग अगर हो तो उसको कैसे पैसे का प्रावधान हो, इसका भी एक स्वतंत्र एजेंसी से निगरानी होनी चाहिए कि कोई नेता और कोई पार्टी कुछ भी वादा नहीं करके चले जाए। उसके विपरीत माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाएं हैं, सारी योजनाएं बिल्कुल स्पष्ट होती हैं, सारे प्रावधान स्पष्ट होते हैं, चाहे वह पीएम किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान भारत योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, घर जल नल योजना हो, ये सारे बजट का प्रॉपर प्रावधान करके ही माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं। और यही कारण है कि इनके सभी वादों के ऊपर केवल और केवल मोदी की गारंटी सभी पर भारी पड़ जाती है। इसलिए मेरा एक दूसरा सुझाव भी है, और मैं विरोधी दलों से कहूंगा कि ध्यान से सुनिएगा, अखिलेश जी भी ध्यान से सुने, क्योंकि हम सब मिलकर 129वें संशोधन वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी देने की बात कर रहे हैं। यह कोई नया प्रयोग भी नहीं है, 1967 से पहले तो हमेशा होता था। बाद में कांग्रेस ने 356 धारा का इतना ज्यादा दुरुपयोग किया कि इसको समाप्त हो गया। लेकिन अगर एक साथ चुनाव होता है तो चुनाव से हजारों करोड़ रुपए की बजट भी होगी। मैं बता रहा हूं, वोटर लिस्ट तो एक होगा ही, वोटर लिस्ट कहाँ एक होगा, बिल्कुल होगा। और इससे सभी राज्य सरकारों को 4 वर्षों का क्लियर विंडो मिलेगा कि जो विकास करना है करिए, 5वां साल तो चुनाव में भले कीजिए। और एक और भ्रांति है हमारे विरोधी दलों को कि वन नेशन वन इलेक्शन से भाजपा को फायदा होगा। मेरा मानना है कि अगर किसी पार्टी को संभावित नुकसान वन नेशन वन इलेक्शन से हो सकता है तो वह हमारी पार्टी है। लेकिन हमारी पार्टी में यह सिखाया जाता है कि राष्ट्र सर्वप्रथम, पार्टी उसके बाद और व्यक्ति पहले, और इसलिए हम वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। क्योंकि पिछले बार 2024 में चुनाव हुआ, 3 महीने बाद हरियाणा में और महाराष्ट्र में चुनाव होता है और आप बुरी तरह से हार जाते हैं। उसका कारण सिर्फ यही था कि जब हम लोगों को अलग से काम करने का मौका मिलता है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जाकर के 15-15 दिन बिहार में जाके बैठा था, आपका नेतृत्व जाकर पर्यटन कर रहा था, विदेश का दौरा कर रहा था, और हमारे सारे कार्यकर्ता कहीं भी रहें,
हम लोग अगर महाराष्ट्र में भी चुनाव है तो मैं बिहार से भी फोन करूंगा कि भाई हमारा इलेक्शन हो रहा है, मेरे जितने करीबी होंगे, यह भाजपा कार्यकर्ताओं का स्वभाव है कि हम सब लग जाते हैं और किसी भी प्रदेश में बिहार चुनाव हो हम सब मिलकर वहां भाजपा को जिताने के लिए प्रयास करते हैं और इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या कार्यप्रणाली है इसको समझने का बहुत साधारण है। हमारे गृह मंत्री जी आज तक कभी विदेश यात्रा ही नहीं किए, क्या कि विदेश जाने से वोट बढ़ता नहीं है भाजपा का, इसीलिए वह यही रहते हैं, यही बैठते हैं और यही काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी 12 वर्षों में एक दिन विश्राम नहीं किए हैं और आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह कभी बैंकॉक घूमते हैं, कभी कोलंबिया घूमते हैं, कभी कंबोडिया घूमते हैं और आप सोचते हो कि आप भाजपा से चुनाव जीत जाओगे, तो यह आपकी गलतफहमी है। आप कभी हमसे एक चुनाव नहीं जीत पाओगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी का बहुत क्लियर मार्गदर्शन है कि राष्ट्र सबसे ऊपर है और इसीलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सहर्ष तैयार है। आप सभी विरोधी दलों से भी अपील करते हैं, नहीं तो जब 27 में आप जाइएगा कहीं के नहीं रहिएगा, आपको आके सारा विकेट हम लोग गिरा देंगे। आप ही को कह रहे हैं 27 में आप ही को जाना है। तो अगर किसी भी दल को 5-10% एडवांटेज भी रहता है तो जब हमारा केंद्रीय नेतृत्व उस राज्य में जाता है तो वह एडवांटेज आपका समाप्त हो जाता है, आप बोल्ड हो जाते हो और उसके बाद दोष आप ईवीएम को देते हो, SIR को देते हो, देते रहो। आप भी इसी कंफ्यूजन में रहोगे तो हमें भी चुनाव जीतने में बहुत सुविधा होगी। मेरे इन दोनों सुझावों को जरूर सोचा जाए और इस पर आगे कैसे कार्रवाई करें। अच्छा है माननीय लॉ मिनिस्टर भी हमारे यहाँ मौजूद है। अध्यक्ष जी, कल पूरे दिन वंदे मातरम पर चर्चा हुई है, परंतु आज वंदे मातरम का केवल 3 ही मूल संदेश है: राष्ट्र का सम्मान, संसद का सम्मान और तीसरा जनादेश और संस्थानों का सम्मान। अगर हम अपने जनादेश और संस्थानों का सम्मान नहीं करेंगे तो यह संविधान की मूल भावना की बेइज्जती है, जिसको सभी को ध्यान में रखना चाहिए। हमारा कर्तव्य केवल वंदे मातरम गाने तक नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको जीवन में उतारने में भी होना चाहिए। भारत हमारी माता है और इसकी गरिमा सबसे ऊपर है, हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसका लोकतंत्र चुनावी रणनीति से ऊपर है, इसकी एकता वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर है। इसी भावना के साथ मैं सदन के समक्ष का